नमस्कार, मैं शिव आपका फिजिक्स गुरु स्वागत करता हूं सीयूईटी इंडिया पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया पर। बच्चों, आज से शुरू हो रहा है सीयूईटी 2025 का प्रिपरेशन और हम बात करने वाले हैं आपके भौतिक विज्ञान की। अगर आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात कही गई है ना कि अगर आप अपनी तैयारी को खुद से टाल रहे हैं, मतलब आप अपनी सफलता को भी खुद से टाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपनी तैयारी को खुद से टालना नहीं है और बस लग जाइए और चल पड़ते हैं आगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, तो आज पहला अध्याय शुरू हो रहा है जो कि है आपका इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी, और आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं आवेश और कूलाम के नियम को। चलिएगा देखते हैं। ठीक है भाई, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी में पहला अध्याय जो है आपका आवेश और कूलाम के नियम। ठीक है, आवेश और कूलाम के नियम में देखिए क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हाँ भाई, तो ये है आवेश और कूलाम के नियम को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें सीधी सी बात है, आवेश के बारे में जानना है, कूलाम का नियम क्या है, आवेश के क्या गुण होते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि स्थिर वैद्युत क्या होता है। देखिए, जब हम किसी आवेश की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास अगर एक आवेश है, मान लेते हैं कि आवेश को हम Q से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अगर ये आवेश रुका हुआ है यानी कि स्थिर है, तो इस अवस्था में यानी कि इसकी जो हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, इसको हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये आवेश गतिमान हो जाए तब ये स्थिर वैद्युतिकी नहीं कहलाएगा। ठीक है, और अगर अब इसके साथ साथ इसमें ये भी आता है कि जब ये अगर ये स्थिर रूप में है तो इसके पास केवल और केवल आपका जो स्थिर वैद्युतिकी में आवेश क्षेत्र बनता है, यानी कि जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक, और अगर ये गतिमान है लेकिन इसका जो वेलोसिटी यानी वेग है वो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, एक समान है, तो उस अवस्था में ये क्या बनाता है? ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये तो बात हो गई। लेकिन अगर इसमें त्वरण भी आ जाए, यानी कि कुछ एक्सेलरेशन भी इसके पास आ जाए, तब उस अवस्था में अगर ये आवेश क्या करे, इसके पास त्वरण आ जाए, अगर ये एक्सेलरेट करे, ठीक है, तो उस अवस्था में ये क्या बनाता है? तब ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय तरंग बनाता है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, तीन अवस्थाएं हैं। अगर हमारा आवेश स्थिर है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र बना रहा है। अगर हमारा आवेश गतिमान है लेकिन जो उसका वेग है वो एक समान है, तो उस अवस्था में वो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। लेकिन अगर उसमें त्वरण आ जाए, अगर एक्सेलरेशन आ जाए, तो उस अवस्था में हम देख रहे हैं कि वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। और आपका जो एनसीईआरटी है, यानी कि आपको जो फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ते हैं, वो इन्हीं तीनों चीजों को अलग अलग पार्ट में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, यही बात है। तो आज हम उसमें से पहली चीज को डिस्कस करने वाले हैं, पहले चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो है आपका स्थिर वैद्युत। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? चलिए, तो सबसे पहले इतनी सारी बातें हो गई कि भाई आवेश रुका होगा तो ऐसा होगा, चल रहा होगा तो ऐसा होगा, उसमें भी अगर एक समान वेग से चल रहा है तो कुछ और बात है, अगर उसमें त्वरण आ जाए तो कुछ और बात है। तो जरा हम यही समझ लेते हैं कि भाई आवेश क्या है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है, जिसके बारे में इतनी देर से चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो भाई यही समझना है ना कि वो है क्या, कौन है ये आवेश। ठीक, तो देखिए आवेश क्या है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यह पदार्थ के प्राथमिक कणों का एक आंतरिक गुण है, यानी कि
कोई भी अगर हमारे पास एक पदार्थ है तो उसका आंतरिक गुण है, ठीक है, बाहर से कहीं से नहीं आ रहा, उसके अंदर वो पहले से मौजूद है, ठीक है, जो विभिन्न वस्तुओं के बीच विद्युत बल को जन्म देता है। यानी कि अगर जैसे हमारे पास एक ये वस्तु A है, ठीक है, और एक ये वस्तु हमारे पास B है, ठीक, तो वस्तु A और वस्तु B में वो पहले से मौजूद है, वो आंतरिक गुण उनके पास पहले से है कि अगर मैं वस्तु A को वस्तु B के करीब लेके आऊं या B को A के करीब लेके आऊं तो इन दोनों में एक तरह का बल लगेगा। अब वो आकर्षण बल भी हो सकता है, वो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, मतलब कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे से दूर यानी कि रिपल्शन भी कर सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो यानी कि आवेश क्या है, अच्छा ये तो पता चल गया कि आवेश किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण है, ठीक है, बाहर से कहीं से नहीं आ रहा है, ठीक, ये बात हो गई। अच्छा इसके बाद और ये भी एक बात आती है कि भाई आवेश अगर आंतरिक गुण है तो हम आवेश को उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, कैसे आवेश को लेके आ सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, एक हम बहुत ही सामान्य सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे हमारे पास अगर एक कोई प्लास्टिक का स्केल ले लेते हैं, ठीक है, इसको जब हम रब करते हैं यानी रगड़ते हैं बालों में, तो हम देखते हैं कि इस जब रगड़ने के बाद यानी कि आपने एक प्लास्टिक का स्केल ले लिया, ठीक है, एक प्लास्टिक का स्केल ले लिया, इसको मान लीजिए कि आपने अपने बालों में अच्छे से रगड़ लिया, ठीक। अब उसके बाद इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, एक ऐसा भौतिक राशि इसके पास आ जाता है कि जब हम इसको छोटे-छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कागज के टुकड़े इसमें चिपक जाते हैं, ठीक। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उस स्केल पे क्या आ जा रहा है, इस स्केल पे आवेश आ जा रहा है, चार्ज आ जा रहा है, ठीक है, इस पे आवेश आ गया, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो इन कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर ले रहा है, ठीक। ऐसे तमाम सारे उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में आसपास देखते हो, ठीक। अच्छा आवेश कितने तरह का होता है, तो एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, ठीक, यानी कि एक पॉजिटिव कहते हो। कितने तरह से होता है, तो एक पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। भाई अगर हम आवेश की बात कर रहे हैं तो या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा, ठीक, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक। अच्छा इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इसके पास होता है, और इसका मान कितना होता है, इसका परिमाण कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19, ठीक है। और इसकी इकाई क्या होती है, तो कूलाम इसकी इकाई होती है, चार्ज की जो इकाई है यानी आवेश की जो इकाई है, इसका इकाई क्या होता है, कूलाम, ठीक है, सी से उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास यहीं पे एक छोटे से बात को और समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक वस्तु A है, ठीक है, ये वस्तु A है और एक वस्तु B है। फर्ज करिए कि जो वस्तु A है इस पे जो आवेश है वो Q है और इस पे अभी आवेश नहीं है, ठीक। मैं इन दोनों वस्तुओं को पास में लेके आता हूं, यानी मैंने इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया, तो अब होगा क्या कि ये जो Q आवेश है ये दोनों में बटेगा, तो फिर बटने के बाद मतलब कि अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो अब इन दोनों में मिला के कितना आवेश है, Q आवेश है, ठीक। अब मैंने फिर इन दोनों को अलग अलग कर दिया, मतलब फिर से इसको अलग कर दिया, ये वस्तु A, और फिर से इसको अलग कर दिया, ये वस्तु B, ठीक। तो अब अलग अलग जब करेंगे तो वस्तु ए पे जितना आवेश पहले था उतना आवेश अब नहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि आवेश का बंटवारा दोनों में बराबर बराबर होगा, यानी आप कह सकते हैं कि वस्तु ए में भी आवेश जो होगा वो Q/2 होगा और वस्तु बी में भी जो आवेश होगा वो भी Q/2 होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, इस पे कई सवाल आपके सीयूईटी के परीक्षा में, आपके बोर्ड के इम्तिहान में इस पे सवाल आते हैं और बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि बी पे तो आवेश था नहीं, अगर हम उनको जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बी पे आवेश 0 होगा, तो इस पे आपका नंबर भी 0 हो जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान देना है कि जब हम अगर दो ऑब्जेक्ट को, दो वस्तुओं को जोड़ेंगे, एक पे मान लेते हैं आवेश है, एक पे आवेश नहीं है, जब जोड़ेंगे उनको तो आवेश का जो
एक आप डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, बंटवारा कह सकते हो, बराबर बराबर होगा। तो अगर दोनों को फिर से अलग कर दिया जाए तो दोनों पे बराबर बराबर आवेश आ जाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। ठीक, चले आगे, चलिएगा देखते हैं, आगे बात करते हैं भाई कि आवेश के कुछ गुण की बात हो रही है, कुछ प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो उसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें। तो यह एक अदिश राशि है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, इसका एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है, जो अभी अभी मैंने बताया। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? तो 1.6, जो परिमाण उसका होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। और चार्ज कैसा, यानी कि आवेश होता कैसा है? तो नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, ये याद रखना है। ठीक है, और प्रोटॉन पे कितना होता है? प्रोटॉन पे इतना ही आवेश होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव 1.6 गुणे 10 के घाते -19, और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज, यानी कि 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। ठीक है, ये दोनों बातें आप याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर तो वैसे इलेक्ट्रॉन पे आता है, कभी कभार प्रोटॉन में पूछ देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको याद रखना है कि जितना परिमाण इलेक्ट्रॉन के लिए होता है उतना ही प्रोटॉन के लिए होता है, बस प्लस माइनस का खेल है। ठीक है, ये चीज है। चले आगे देखिएगा, आवेश के गुण। यहां से एक सवाल आएगा, निश्चित है आएगा भाई, पक्का। कभी कभी दो भी मिल जाएंगे, किस्मत अच्छी रही ना, दो सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आवेश के क्या क्या गुण है भाई? आवेश को आवेश का पहला गुण है योजकता, यानी कि योजकता कहने का जो एक बात है वो ये है कि भाई अगर हम कहें जैसे कि ये एक निकाय है, एक सिस्टम है, ठीक है, एक बॉडी है, एक वस्तु है, जिसपे अलग अलग आवेश पहले से दिए हुए हैं। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ये Q4 है। ठीक, Q5 है, मान लेते हैं -Q6 भी है। ठीक है, -Q6 है, -Q7 है, ऐसे ही Qn तक है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक निकाय है जिसपे कई अनंत आवेश है, n आवेश है। ठीक है, तो अब उस पूरे निकाय पे कितना आवेश होगा, उस पूरे सिस्टम पे कितना आवेश होगा, अगर हमें यह कहना हो तो आवेश का पहला गुण यही कहता है कि भाई अगर आपको पूरे सिस्टम का आवेश निकालना है, पूरे निकाय का आवेश निकालना है, तो आप हर एक आवेश को जोड़ते जाओ उसके साइन के साथ। यानी कि अगर वो धनात्मक है तो धनात्मक साइन, अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक जो उसका साइन है उसके साथ उसको जोड़ते जाओ, तो जो कुल आएगा जोड़ने पे वही उस पूरे निकाय का आवेश होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो Q नेट आएगा या टोटल आएगा, मैं टोटल लिख दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो ये लो भैया टोटल, तो जो Q टोटल होगा वो क्या होगा? वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है, और प्लस Q5। ठीक है, अब Q6 देखिए यहां पे माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस Q6। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये ऐसे लिखा जाएगा, -Q6। तो भैया माइनस और प्लस मिलके हो क्या जाता है? माइनस हो जाता है। तो मैं उसको दो बार ना लिख के एक बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो -Q6 -Q7, ठीक, एंड सो ऑन, कहां तक? Qn तक। तो ये होगा, अगर हमारे पास एक निकाय है जिसपे कि अगर n आवेश हैं तो कुल निकाय पे आवेश Q टोटल Q1 Q2 डॉट 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 Qn तक होगा। इस पे एक सवाल आ जाता है कभी कभी। ठीक है, जैसे आपको ऐसा दे देगा कि मान लीजिए कि एक स्फीयर है, ठीक है, और इसमें +2 माइक्रोकुलाम है, -6 माइक्रोकुलाम है, इसी में 5 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, और मतलब कुछ भी, मतलब मान लो कि चलो अच्छा ठीक है, एक 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 तो इतना गायब हो जा रहा है भाई, ठीक है कोई बात नहीं, -3 माइक्रोकुलाम है। अब इस पे कुल कितना आवेश होगा? तो कुछ नहीं करना, सिंपल इसको जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई पहली बात योजकता की। दूसरा, परिमाणीकरण या क्वांटीकरण भी इसको कहते हैं। ठीक है, आवेशों का परिमाणीकरण या क्वांटीकरण क्या होता है?
तो बहुत अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि इस पे से तो भाई एक सवाल निश्चित रूप से तुमसे पूछा ही जाएगा। चलो ये तो लिख लिया होगा, दूसरे वाले को समझ लेते हैं ना, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो तो आवेश का क्वांटीकरण या परिमाणीकरण क्या कहलाता है? ठीक है, ये कहता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई एक वस्तु A है, ठीक है, और एक दूसरा वस्तु B है, ठीक, तो इस वस्तु A से चाहे वस्तु B में इलेक्ट्रॉन जाए या वस्तु B से वस्तु A में इलेक्ट्रॉन जाए, जब भी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा, तो वो हमेशा पूर्णांक के रूप में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जब भी जाएगा तो वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। पूरा पूरा कहने का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि इंटीजर के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, जब कभी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का आदान प्रदान होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ये बात याद रखना है। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है Q बराबर NE, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू NE। NE लिखा है भाई, जहां पे Q क्या है? कुल आवेश, कुल आवेश। ठीक, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, याद रखना है इलेक्ट्रॉन की संख्या ना। तो अच्छा, इसको और कैसे समझा जा सकता है? जैसे अगर हम एक दीवार जोड़ रहे होते हैं तो उसमें जनरली क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं कि एक एक ईंटों से जोड़ते 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 पूरा दीवार बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें कई लोग कह सकते हैं कि सर हम आधा ईंटा भी जोड़ते हैं। भाई एक जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि हम एक होल नंबर को लेके चल रहे हैं, एक नेचुरल एक इंटीजर को लेके चल रहे हैं, एक इंटीजर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब भी कभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते ना, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, यही बात होगी। जैसे कभी भी आप देखे होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाता है। जब भी जाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन अपने आप से कि एक काम करता हूं, आधा यहां चला जाता हूं, आधा यहीं रहता हूं। ऐसा नहीं होता है। जब भी एक ऊर्जा, मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वो हमेशा पूर्णांक होगा, कभी भी वो डेसिमल में नहीं होगा। उसी को हम बोलते हैं परिमाणीकरण या क्वांटीकरण, जिसको आप क्वांटाइज्ड भी कहते हो। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी आवेश का आदान प्रदान हो रहा होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, जिसको हम Q बराबर NE फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। आखिरी वाला भी बहुत अच्छा है, संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या कहता है कि आवेश का संरक्षण हमें यह कहता है कि आवेश को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। हम केवल उसको एक वस्तु से, एक सिस्टम से दूसरे वस्तु या सिस्टम में आदान प्रदान उसका करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमारा मन करे कि हम 10 आवेश बना ले या हम 10 आवेश नष्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो आवेश का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आदान प्रदान आप करा सकते हैं। कोई सिस्टम या कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ऐसा हो सकता है कि वो 10 आवेश किसी दूसरे वस्तु को दे दे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये वस्तु S है और ये वस्तु U है, ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि ये वस्तु S क्या करे, इस U को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे जिससे कि इसका काम चल जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कभी जरूरत पड़ने पे ये वस्तु U S को इलेक्ट्रॉन दे दे और इसका काम चल सकता है। भाई आदान प्रदान चलता रहना चाहिए ना, आदान प्रदान से दुनिया चल रही है। ठीक, तो कहने का वही मतलब है कि संरक्षण का मतलब, अच्छा, न यस ने उसको बनाया है न यू ने उसको बनाया है। भाई आवेश को न यस बना रहा है न यू बना रहा है, जो भी उसके पास है वो बस कहीं से उसको भी मिला होगा, उसने यू को दे दिया, और कहीं से यू को मिला होगा, उसने एस को दे दिया। ठीक, तो आदान प्रदान होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि आवेश संरक्षण रहते हैं। ना ही, अच्छा, इन दोनों में से अगर कोई चाहे कि नहीं मेरे पास जो भी आवेश है मैं उसको नष्ट कर दूं, नहीं कर सकते। ना ये चाहे तो ये भी नहीं कर सकते। तो मनचाहा काम यहां नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि हम नष्ट करेंगे, नष्ट नहीं करना है। सिंपल, आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसका आदान प्रदान
करवा सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, मगर हमेशा याद रखिएगा कि इस पे कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे, वो दिमाग घुमाने वाले सवाल कौन से, वो जो कथन और रीजन वाले, असर्शन रीजन वाले सवाल होते हैं, तथ्य वाले, कथन तथ्य वाले, वहां पे ये बहुत उलझाएगा, इसलिए वहां के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। ठीक, चलिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल आया है, एक कूलाम विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो भैया कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला ताजा ताजा पढ़ा है, Q बराबर एन ई, आपसे यही एन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब एक बात ये भी देख लीजिए कि यहाँ पावर को आप केवल अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल कितने, चार आवेश कितना दिया, देखिए यहाँ दिया ना 1 कूलाम। ठीक, तो कुल आवेश कितना है 1, एन पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19। ठीक, यही होता है ना भाई, तो -19। अब यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे में 1.6 गुणे 10 के घाते -19। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपको दे देगा कुछ -19 ना भाई, उसको 100 कर लो, इसको 16 कर लो। ठीक है, गुणे 10 के घाते 18 हो जाएगा, 16 से 1 कट जाएगा, 16 छक्का 96 और बचेगा 20, 16 दूना 32। ठीक है, और 96 4 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 32 आएगा, फिर 16 पचे 80। अरे यार लिख 5 रहा हूं ना, 16 पचे 80 गुणे 10 के घाते 18। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई, दूसरा वाला। ठीक, तो 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई, 6.25 गुणे 10 के घाते 18। ठीक, चले आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश का गुण नहीं है, तो अभी अभी ताजा ताजा पढ़े हैं, परिमाणीकरण है, अदिश राशि है, आवेशों की योग्यात्मकता, यानी कि हम उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत योजकता होगा। ठीक, हम उसको जोड़ सकते हैं, एडिटिविटी की बात करते हैं, योजकता, योजकता। ठीक, संदर्भ के फ्रेम से प्रभावित होता है, ये लिखा है, जबकि संदर्भ के फ्रेम से प्रभावित नहीं होता है, याद रखना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश का गुण नहीं है, तो भाई आखिरी वाला जो है कि संदर्भ के फ्रेम से आवेश प्रभावित होता है, तो संदर्भ के फ्रेम से आवेश प्रभावित नहीं होता है, ये याद रखना है। ठीक, चलो अगला सवाल, आवेशित पिंडों को बिंदु आवेश माना जाता है यदि आवेशित पिंडों का रैखिक आकार, देखिए हमारे पास अगर दो या एक या मतलब दो आवेशित पिंड हो, एक इस प्रकार से Q1 है और एक Q2 है। ठीक, तो इनको हम कब कहेंगे कि ये बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्ज हैं, कब कहेंगे, यदि जो इनका आकार है, लिखा है ना कि यदि आवेशित पिंडों का रैखिक आकार, जो लीनियर इनका साइज होता है, वो उनके बीच के अंतर से बहुत छोटा हो। ठीक है, यानी कि इनके बीच का ये जो अंतर है, ठीक है, ये जो अंतर है इससे छोटा अगर इनका आकार है, ठीक है, जो अंतर है वो बड़ा है और इनका आकार उससे छोटा है, तब उसको कहेंगे, या उनके बीच के अंतर से बड़ा हो, या उनके बीच के अंतर की दूरी के बराबर हो, या उनके बीच के अलगाव से स्वतंत्र हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो। तो इसमें भाई जो बात होती है कि कब हम इसको कहेंगे कि ये बिंदु आवेश हैं, अगर ये जो अंतर आप देख रहे हैं, जिसको आप आर से कभी कभी प्रदर्शित करते हैं, ये अंतर अगर बहुत बड़ा हो और इनका जो आकार है वो बहुत छोटा हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो बिंदु आवेश हैं, यानी कि उनके बीच के अंतर से बहुत छोटा। ठीक, समझ में आ गई बात, तो ये रहा इसका आंसर, पहला वाला। ठीक है, ये नहीं होगा भाई, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, कूलाम का नियम। देखिए भाई, कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्थिर बिंदुओं, यहाँ एक्चुअली बिंदु आवेश होगा। ठीक है, आवेशों, भाई बिंदु के बीच नहीं होगा, बिंदु आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये Q1 है, ठीक है, और एक ये Q2 है। ठीक, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है R। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास दो स्थिर बिंदु हैं, एक Q1 है, बिंदु आवेश हैं, एक Q1 एक Q2, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, वो उनका नियम क्या कहता है कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि
गुणनफल के समानुपाती कहने का मतलब यह है कि जो बल लग रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है Q1 और Q2 के। ठीक, दूसरा कह रहा है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये होगा 1/r² के। ठीक, यहां तक इन्होंने कह दिया, किसने कह दिया, कुलाम ने कह दिया कि भाई ऐसा होगा। तो इसी चीज को थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। ठीक, यहां से F बराबर K Q1 Q2/r² लिखिए यहां तक। ठीक है, F बराबर K Q1 Q2/r²। अब इसके आगे K की वैल्यू बताना है और बाकी चीजें हैं। यहां तक आप ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ठीक, लिखिए। ठीक है, अब सवाल आ रहा हो भाई F क्या है, तो F है आपका परावैद्युत नियतांक। ठीक है, परावैद्युत नियतांक। K क्या है, K क्या है, परावैद्युत नियतांक। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, यहीं तक यूज करते हैं ना, अब इसका इस्तेमाल करना। अब K का क्या मान होगा, तो हमें पता है K बराबर होता है 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान अगर आप निकालेंगे तो ये 9 गुणे 10 के घाते 9 आता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका, अच्छा इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखिए कभी कभी आपसे डायरेक्ट इसी यूनिट पे सवाल आ जाएगा, के का यूनिट बताइए। हाँ सिंपल इसी पे सवाल आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से पूछेगा। क्वेश्चन इन्हीं सब चीजों से बनते हैं, हम क्या करते हैं यूनिट भूल जाते हैं, तो हमेशा यूनिट याद रखना। ठीक, अब एक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन लिखे हैं, एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, यानी परमिटिविटी ऑफ, इसको देखिए इंग्लिश में याद रख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता एक ही में रहेगा। ठीक, विद्युतशीलता, उसको और भी कुछ कहते हैं, और भी मतलब जनरली आप ये भी याद रख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। उसका मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है भाई। ठीक, तो ये तो बात हो गई। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, कूलम्ब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसको भी देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। ठीक, ये हो गया कूलम्ब का फॉर्मूला, जिससे आप बल निकाल सकते हैं, दो आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है उसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब F हमको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हमको वेक्टर के रूप में लिखना हो इसको, तो हम कैसे लिखेंगे उस चीज को मैं, अच्छा ये नीचे वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, इसको मिटा देते हैं, यहां लिख देते हैं भाई, थोड़ी सी कुछ बातें और रह गई हैं, एक साथ खत्म करते हैं। तो F वेक्टर अगर हमको लिखना है तो बहुत अच्छे से पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R वेक्टर का स्क्वायर और R कैप। ठीक है, यानी जो फोर्स लग रहा होगा, जो बल लग रहा होगा, वो R कैप की ही दिशा में होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारे पास दो आवेश हैं, मान लीजिए ये Q1 है, ठीक है, ये Q2 है, ठीक है, इनके बीच में दूरी R है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, जो बल लगा रहा है, वो किधर है, तो वो इस दिशा में है। ठीक है, वो आपका है फोर्स ऑन Q2, यानी कि Q2 पे लगने वाला बल Q1 की वजह से। ठीक, और ये जो Q2 है,
ये Q1 पे कितना बल लगा रहा है, अगर आपको ये निकालना हो तो Q2 के द्वारा Q1 पे लगाया गया बल इस दिशा में होगा और वो हो जाएगा फोर्स ऑन Q1, ठीक है, ड्यू टू Q2, ठीक। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहां से हम एक ये भी कभी कभी प्रूफ कर देते हैं कि जो ये बल लग रहा है ये कहीं ना कहीं न्यूटन के तीसरे नियम को भी फॉलो कर रहा है, यानी कि F12 बराबर माइनस F21। तो कभी कभी आपसे पूछता है क्या कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है या नहीं, तो करता है। यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि जो पहला बल लग रहा है वो दूसरे के विपरीत में है और बराबर है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन जिसको आप कहते हैं ना, ठीक। एक और बात रह गई है, अगर मान लीजिए, देखिए समझते चलिए, एकदम आराम आराम से मैं बता रहा हूं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। जैसे किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर अभी आपने बोला कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है जो कि फ्री स्पेस के लिए है, ठीक है, यानी कि जब माध्यम कुछ ना हो, अगर हम इसको किसी माध्यम में रख दें, मान लीजिए हम पानी में रख दे रहे हैं, हम उसको शहद में रख दे रहे हैं, तब क्या होगा फार्मूले में, तब क्या बदलाव आएगा? तो बदलाव कुछ नहीं आएगा, जहां पे हम एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं वहां पे हम एप्सिलॉन एम लिख लेंगे। और एक और बात आएगी, तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं, यही लिख दे रहा हूं, फोर्स अगर किसी माध्यम में हम बात कर रहे हैं तो उसको मीडियम कह रहे हैं, मैं मीडियम कहा जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ठीक है, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक। अब ये एप्सिलॉन एम निकलेगा कैसे, सवाल तो ये भी है कि भैया एप्सिलॉन एल कैसे, एप्सिलॉन एम आएगा कहां से? ये जो मैंने एप्सिलॉन एम लिखा है ये एप्सिलॉन एम कहां से आएगा? तो भाई होता क्या है कि हम इसको डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन एम को कि किसी माध्यम का, यानी कि किसी दूसरे माध्यम का जो परमिटिविटी होगा, ठीक है, परावैद्युत नियतांक होगा, वो क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, देखिए हम इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर के गुणनफल एप्सिलॉन एम, या यहां से आप लिख सकते हो के बराबर, जो के हमने लिखा था, के बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे में एप्सिलॉन एम, ठीक है। ये बातें याद रखनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा आप, ठीक है, ये वाला पहला वाला। यार इसको मैं ना, तुम लोग भी कहोगे कि सर क्या क्या लिख दे रहे हैं, मैं यहां कर दे रहा हूं। चलो देखो, मैंने कहा कि अगर किसी माध्यम में रख रहा हूं तो हमको पता है कि जो के होता है, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक जिसको कहते हैं आप कभी कभी, वो होता है आपका एप्सिलॉन नॉट बटे में एप्सिलॉन एम, ठीक है, किसी माध्यम में। तो यहां से एप्सिलॉन एम बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, या एप्सिलॉन एम को अगर आपको लिखना है, एक सेकेंड, ऐसे थोड़ा सा उल्टा हो गया, एप्सिलॉन एम बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से एप्सिलॉन एम कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन एम बराबर के गुणे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। तो अगर एप्सिलॉन एम किसी माध्यम का हमको लिखना है कि कितना बल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे एप्सिलॉन एम के जगह पे उसकी वैल्यू को रख देंगे। देखिए तो बल कितना आ जाएगा, किसी माध्यम में लगने वाला बल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई, और एप्सिलॉन एम के जगह पे मैं रख रहा हूं, अच्छा एक बार पहले वही रख देता हूं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, इसी को मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई, अच्छा एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान देना है। इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को जरा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अभी वहीं से एक और फॉर्मूला आने वाला है, देखिएगा। हमें अभी अभी लिखा था F बराबर, लिखते जाइएगा आप लोग, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला अभी भी लिखा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो यहां पे लिखा है कि किसी दूसरे माध्यम में क्या होगा, तो k बढ़ जाएगा, उस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखिए, अंतर सिर्फ k का है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर किसी माध्यम में हमें बल निकालना है तो जो फ्री स्पेस में होगा उसको अगर आप k से विभाजित कर देंगे तो आपका बल उस माध्यम में निकल जाएगा। उस प्रश्न में ऐसा दिया होगा कि फ्री स्पेस में कितना, मतलब कितना बल लग रहा है उन दोनों आवेशों के बीच में, वो आपको दिया होगा और आपको के दिया होगा, परावैद्युत नियतांक दिया होगा, तो आप वहां से एफ एम यानी कि उस माध्यम में कितना बल लगने वाला है ये आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए। ये जो हम अभी यहाँ पे लिखे हैं ना एप्सिलॉन, जैसे एप्सिलॉन नॉट की जब मैं बात कर रहा हूँ कि निर्वात की विद्युतशीलता मैं कह रहा हूँ, तो भाई अगर हमारा जैसे अभी मान लीजिए कि
फ्री स्पेस यानी कि हवा या फिर हवा नहीं है, उसके इसमें पानी रख दे रहा हूं, तो फिर चीजें बदल जाएंगी। तो इस फॉर्मूले को मैं इसीलिए भी लिखा हूं क्योंकि इस पे ठीक ठीक सवाल बन जाते हैं और डायरेक्ट सवाल यहां से हो जाएगा, इसलिए लिखा गया है। ठीक है, चले आगे। तो पूरी बातें हो गई कूलाम लॉ पे, कूलाम के नियम पे सारी बातें हो गई। एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, दो बिंदु आवेश प्लस 4 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, वे एक आकर्षण बल F का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो दो मान लेता हूं, ये एक है +4 माइक्रोकुलाम और एक ये है -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और इन दोनों के बीच में दूरी r है और इसमें लगने वाला बल F है। तो मैं F बराबर लिख देता हूं, K को ऐसे ही रहने देता हूं 4, ठीक है, और गुणे, अभी यूनिट मत रखिए, केवल बस परिमाण रख दीजिए, बटे में r²। तो यहां से कितना हो जाएगा 8K बटे में r²। ठीक है, इसको एक इक्वेशन बना लीजिए ना। आगे पढ़ते हैं। यदि उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, मैंने बताया था ना कि अगर आप संपर्क में लेके आ रहे हैं तो फिर आवेशों का आदान प्रदान होगा। तो देखिए, इन दोनों को एक पास लेके आ गए हम। ठीक, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 2 बराबर 2, यानी कुल आवेश इस पे कितना आ रहा है 2। तो फिर अगर इन दोनों को क्या कह रहा है, अलग कर रहा है, लाया जाए तथा फिर समान दूरी पर अलग कर दिया। देखिए अलग कर दिया, तो भाई इसको भी अलग कर दिया और इसको भी अलग कर दिया। तो अब इन पे कितना आवेश आएगा, तो कुल आवेश का आधा यानी 2/2, यानी कितना हो गया 1, यानी कि 1 माइक्रोकुलाम इस पे भी आ गया और 1 ही माइक्रोकुलाम इस पे भी आ गया। आकार से मतलब नहीं है, आवेश से मतलब है। ये नहीं कि आकार, यहाँ पे आकार से, यहाँ आकार बनाने का मतलब ये था, मैं इसको थोड़ा सही कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है, ये 2 माइक्रोकुलाम था ना। ठीक, अब एक एक माइक्रोकुलाम आ गया। ठीक, तो अब बल कितना लगेगा देख लीजिए, F डैश मैं इसको कह दे रहा हूं, हो जाएगा K गुणे 1 बटे में r²। यहां से हो जाएगा K बटे में r²। इसको दूसरा बना लीजिए। ठीक, इन दोनों को जब आप तुलना करेंगे F और F डैश की, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो F डैश है उसमें 8 की 8 गुना कम हो गया, F से 8 गुना कम, क्योंकि भाई ये तो K बटे r² है और ये 8K बटे r² है। ठीक, यानी F डैश बराबर हम लिख सकते हैं F बटे में 8, यानी F डैश हमारा क्या हुआ है। जब आप, अगर आप वैसे भी नहीं कर पा रहे तो इन दोनों को विभाजित कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, F बटे में 8। ठीक, बहुत ही साधारण तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा सवाल था, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं कि भाई दो आवेश थे, दोनों दूर दूर थे, उन दोनों को पास लेके आया गया और फिर क्या क्या चीजें हुई, वो सारी बातें इसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक, देखिए, तो यहां तक की बातें हुई आवेश और कूलाम के नियम पे। अगली कक्षा में हम चर्चा कर रहे होंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में, और फिर विद्युत फ्लक्स के बारे में, और उनसे तमाम सारी चीजें होंगी। और बहुत ही मजेदार वो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि वहां से सवाल आते हैं आपके परीक्षा में। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अब से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है। जितना आप विलंब करेंगे, जितना आप देर करेंगे, उतनी ही आपको तकलीफ, उतनी ही आपको समस्या होगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए CUET इंडिया पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया के साथ। जय हिंद।